क्वेश्चन नंबर 78 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी में 2.4 टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। इसके एमसीक्यूज हमें सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मिल्क ऑफ टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट फर्स्ट एंड द सराउंडिंग वाइट कोकोनट मील रिप्रेजेंट सेकंड। सबसे पहले पता होना चाहिए टेंडर कोकोनट क्या होता है। टेंडर कोकोनट कहते हैं यंग कोकोनट को। तो जो टेंडर कोकोनट का जो मिल्क होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है ये हमें बताना है। और इस मिल्क के आसपास जो वाइट कोकोनट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है ये हमें बताना है। तो जो इसमें क्या है, जो टेंडर कोकोनट है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। जो हमारा टेंडर कोकोनट है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और इसके आसपास जो वाइट कोकोनट होता है वो होता है हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मिल्क ऑफ टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द सराउंडिंग वाइट कोकोनट मील रिप्रेजेंट सेलुलर एंडोस्पर्म। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है इन द गिवन डायग्राम एक्स रिप्रेजेंट। ये हमें डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें बताना है ये एक्स क्या है। तो इस डायग्राम में हो क्या रहा है, इस डायग्राम में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो लगातार रिपीटेडली डिवाइड हो रहा है। इसका जो न्यूक्लियस है उसमें लगातार डिवीजन हो रहा है जिससे बहुत सारे न्यूक्लियस बन रहे हैं। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये इसमें जब डिवीजन होता जा रहा है, पहले यहाँ पर डिवीजन हुआ फिर और डिवीजन हुआ और बिना सेल वॉल फॉर्मेशन के इसमें डिवीजन होता जा रहा है न्यूक्लियस का। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे न्यूक्लियस हैं लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो इसमें जो एक्स है वो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म कन्वर्ट्स इनटू न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंडोस्पर्म टाइप। नीचे हमें 3 एंडोस्पर्म के टाइप दिए गए हैं, तो ये हमें बताना है इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले देखिए ये जो हमारे जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है हेलोबियल स्ट्रक्चर। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये हमारी हेलोबियल स्ट्रक्चर है। और अगर हम बात करें ये वाली स्ट्रक्चर, ये हमारी फ्री न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। फ्री न्यूक्लियर क्यों, क्योंकि इस एंडोस्पर्म में देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और इन न्यूक्लियस में भी सेल वॉल डेवलप नहीं हुई। तो ये हो गया हमारा फ्री न्यूक्लियर। ये हमारा था हेलोबियल स्ट्रक्चर। और अगर ये आप देखें इसमें क्या हो रहा है, इस वाले एंडोस्पर्म में सेल वॉल भी डेवलप हो गई हैं। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, ये हेलोबियल, ये फ्री न्यूक्लियर और ये सेलुलर। तो इसमें आप सी देखें, पहला हेलोबियल, दूसरा फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म। ये जो हेलोबियल स्ट्रक्चर होती है एंडोस्पर्म की, जो ये हेलोबियल स्ट्रक्चर होती है ये सेलुलर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के इंटरमीडिएट स्टेज की होती है। यानी ये हमारा क्या है, फ्री न्यूक्लियर और ये सेलुलर, इनके बीच की जो स्ट्रक्चर होगी उसे हम हेलोबियल कहेंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। पहली हेलोबियल, दूसरी फ्री न्यूक्लियर और तीसरी सेलुलर। क्वेश्चन नंबर 82 है इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन्स 24 क्रोमोसोम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी। अगर किसी एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म सेल में 24 क्रोमोसोम है तो रूट की हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। आपको पता है जो एंजियोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लोइड। एंजियोस्पर्म ट्रिप्लोइड है तो 3n इज इक्वल टू 24। ये एंजियोस्पर्म नहीं, ये एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, एंडोस्पर्म होता है हमारा ट्रिप्लोइड, और ट्रिप्लोइड का मतलब 3n। और एंडोस्पर्म में कितने हैं, 24 क्रोमोसोम हैं। तो 3n हमारा किसके बराबर हो गया, 3n हमारा 24 के बराबर हो गया। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू 24/3 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब इसमें हमें पूछा है रूट की हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। आपको पता है जो रूट होती है वो होती है डिप्लॉयड 2n, और यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता लग गई 8। तो क्रोमोसोम इन रूट इज इक्वल टू 2n, यानी 2 इंटू n की वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू कितनी होगी, 8 इज इक्वल टू 16। तो रूट में हमारे कितने क्रोमोसोम होंगे, 16 क्रोमोसोम होंगे। तो 82 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83
द सेल ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैव 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमीट्स। किसी एंडोस्पर्म की सेल में एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है उसमें 24 क्रोमोसोम है, तो हमें बताना है उस एंजियोस्पर्म के गैमिट्स में कितने क्रोमोसोम होंगे। सेम टू सेम है, एंडोस्पर्म होता है हमारा ट्रिप्लोइड, तो 3n इज इक्वल टू 24। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, n इक्वल टू 8, क्योंकि n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 24/3, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब आपको पता है जो गैमिट्स होते हैं हमारे पास हैप्लोइड यानी n, तो हमारे गैमिट्स में कितने क्रोमोसोम होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है हमारे पास 8। तो सिंपल ए इज द करेक्ट आंसर। 83 का करेक्ट आंसर क्या है, ए, गैमेट्स में हमारे 8 क्रोमोसोम होंगे। क्वेश्चन नंबर 84, इन एंजियोस्पर्म नॉर्मली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवाइड अर्लियर देन द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो जाइगोट है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से पहले डिवाइड होता है, गलत ऑप्शन है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स अर्लियर देन द जाइगोट, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो जाइगोट से पहले डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। बोथ द जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड साइमल्टेनियसली, तो जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दोनों एक साथ डिवाइड होते हैं, गलत, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जाइगोट से पहले डिवाइड हो जाता है। बोथ द जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो ए रेस्टिंग पीरियड, ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ क्या है, इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जाइगोट से पहले डिवाइड हो जाता है एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद। तो 84 का करेक्ट आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 85, ट्रू एम्ब्रियो डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ, एंजियोस्पर्म में ट्रू एम्ब्रियो कब बनता है, किसके फ्यूजन से बनता है। तो आपको पता है ट्रू एम्ब्रियो कब बनता है, जब एग सेल मेल गैमेट के साथ रिएक्ट करती है, मेल गैमेट के साथ फ्यूज करती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 85 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। जब एग सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगी तो उससे ट्रू एम्ब्रियो बनेगा, तो बी इज द 85 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी इज, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं पी महेश्वरी, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं पी महेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो लेबल्ड एज ए बी सी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें क्या दिया गया है, एक डाइकोट एम्ब्रियो दिया गया है, इस डाइकोट एम्ब्रियो में हमें ए बी सी पार्ट को सिलेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इसमें जो ए है, डाइकोट एम्ब्रियो में जो ए है ये आप समझ गए होंगे, ये क्या है, प्लूमूल, ये हमारा प्लूमूल है। इसमें जो बी है, बी आप देखें ये दो क्या है, कोटिलेडन्स, ये क्या है हमारे पास, कोटिलेडन्स, और ये हमारा जो सी पार्ट है ये क्या है, रेडिकल, सी हमारा रेडिकल है, तो ये इसके ऑप्शन है। अब हम देख लेते हैं 87 का, यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए ए प्लूमूल बी कोटिलेडन सी रेडिकल, तो ये किस में है, ए ऑप्शन में। 87 का अगर हम ए पार्ट देखें तो ए प्लूमूल बी कोटिलेडन सी रेडिकल, तो 87 का आंसर क्या है सही, 87 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें ए प्लूमूल है, बी कोटिलेडन है और सी हमारा रेडिकल है, तो 87 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूमूल फ्यूचर शूट एंड कोटिलेडोन्स इज कॉल्ड, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह पोर्शन जो प्लूमूल और कोटिलेडोन्स के बीच में होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इपिकोटाइल, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 88 का करेक्ट आंसर क्या है, बी, इपिकोटाइल, प्लूमूल एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह पोर्शन जो प्लूमूल और कोटिलेडोन्स के बीच में होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 89 है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी एंड सी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें नीचे फिगर दी गई है, इस फिगर में हमें ए बी और सी पार्ट को आइडेंटिफाई करना है।
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये किसका एम्ब्रियो है। ये है हमारे पास ग्रास का एम्ब्रियो। ग्रास क्या है? मोनोकोट। तो ये मोनोकोटिलेडोन एम्ब्रियो है, हमारे पास मोनोकोट एम्ब्रियो है। तो इसमें ए पार्ट क्या है? ये सबसे ऊपर का पार्ट ये होता है हमारा स्कूटेलम। ए हमारा क्या है? स्कूटेलम। ए हमारा स्कूटेलम है। अगर हम बी पार्ट की बात करें, बी हमारा इसमें क्या है? बी है हमारा यहाँ पर ये कोलियोप्टाइल। ये हमारा क्या है? कोलियोप्टाइल। और अगर हम इसमें सी की बात करें, सी हमारा इसमें क्या है? सी है हमारा कोलियोराइजा। ये हमारा क्या है? सी कोलियोराइजा। तो देखिए ए स्कुटलम, बी कोलियोप्टाइल और सी कोलियोराइजा। तो 89 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 89 का करेक्ट ऑप्शन है बी। 89 का आंसर है बी। इसमें ए पार्ट स्कुटेलम, बी कोलियोप्टाइल और सी आप देखें कोलियोराइजा। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। पहला, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए डाइकोट एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय ग्लोबुलर एम्ब्रियो। कि डाइकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो के द्वारा फॉलोड किया जाता है। यानी इसमें कहा गया है कि पहले एम्ब्रियो कैसा होता है? हार्ट शेप्ड। उसके बाद एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो में। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। गलत ऑप्शन क्यों है? क्योंकि पहले जो एम्ब्रियो होता है वो पहले ग्लोबुलर शेप का होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है हार्ट शेप्ड में। तो इसमें उल्टा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पहले हार्ट शेप्ड होता है उसके बाद ग्लोबुलर। ऐसा नहीं होता, पहले ग्लोबुलर होता है उसके बाद हार्ट शेप्ड होता है। तो ये गलत हो गया। द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउ द लेवल ऑफ कोटाइलिडोन्स इज कॉल्ड एपिकोटाइल, व्हाइल द पार्ट बिलो द लेवल ऑफ कोटाइलिडोन्स इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह पार्ट जो कोटिलिडन्स के लेवल के अबाव होता है उसको एपिकोटाइल कहते हैं, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह पार्ट जो कोटिलिडन्स के लेवल के नीचे का होता है उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। बिल्कुल सही है, करेक्ट डेफिनेशन है। तो बी हमारा सही है, ट्रू है। मोनोकोट सीड पोजेज ए सिंगल कोटिलिडोन्स रिप्रेजेंट बाय स्कुटेलम। जो मोनोकोट सीड होती है उनमें सिर्फ एक ही कोटिलिडन्स होता है जिसको हम स्कुटेलम कहते हैं, जो स्कुटेलम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो पहला गलत, दूसरा और तीसरा ट्रू। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट बताने थे, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है 90 का? बी। इसमें सेकंड और थर्ड ट्रू है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 91 है, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा आर द प्रोटेक्टिव शीथ लेबल्ड एज पार्ट एंड रेस्पेक्टिवली। इसमें हमें बताना है, यहाँ पर ये हमें सीड की स्ट्रक्चर दी गई है। इस सीड के स्ट्रक्चर में कोलियोप्टाइल कौन सा है और कोलियोराइजा कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें जो ये वाला पार्ट है, पी वाला पार्ट, ये हमारा क्या है? कोलियोप्टाइल। और अगर हम इसमें ये वाला पार्ट देखें, नीचे वाला ये वाला क्यू वाला, तो ये हमारा क्या है? कोलियोराइजा। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? पी कोलियोप्टाइल, पी कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा हमारा क्यू। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या है 91 का? सी। इसमें पी हमारा कोलियोप्टाइल है और क्यू हमारा कोलियोराइजा है। क्वेश्चन नंबर 92 है, इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड। हमें 4 सीड दी गई हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सी एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए एंडोस्पर्मिक सीड क्या होती है। एंडोस्पर्मिक सीड वह सीड होती हैं जिनमें एंडोस्पर्म बचा रहता है और वो उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म में फूड रिजर्व रहता है। जबकि जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वह सीड होती हैं जिनमें सीड डेवलपमेंट के दौरान जो एंडोस्पर्म है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो अगर सीड डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं हो रहा तो वो एंडोस्पर्मिक सीड होगी, क्योंकि उनमें एंडोस्पर्म बचा रहता है फूड रिजर्व के रूप में। जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म सीड डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सी एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें जो हमारा मटर है 92 का, इसमें जो पी है, पी, ये क्या है? ये एक एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है। बाकी कैस्टर, मेज और वीट ये सारी की सारी एंडोस्पर्मिक सीड हैं। यानी कैस्टर, मेज और वीट में एंडोस्पर्म बचा रहता है, जबकि पी में, मटर में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म सीड डेवलपमेंट के दौरान यूज हो जाता है। तो 92 का आंसर क्या है? 92 का है हमारा ए, पी इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड।
क्वेश्चन नंबर 93, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन। इनमें से हमें बताना है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कौन सी सीड में कंज्यूम कर लेता है। और मैंने आपको बताया एंडोस्पर्म कौन सी सीड में कंज्यूम हो जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में। एंडोस्पर्म अगर पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया तो एंडोस्पर्म तो खत्म हो गया, तो सीड कैसी हुई, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो हमें बताना है इनमें से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन सी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वो क्या है कि ज़्यादातर जो डाइकोट सीड होती हैं, जो मेजोरिटी ऑफ डाइकोट सीड होती हैं, उनमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। तो डाइकोट सीड ज़्यादातर नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहले मैं आपको कुछ एंडोस्पर्मिक सीड के नाम याद दिखा देता हूँ। कुछ एंडोस्पर्मिक सीड के नाम हैं, मेज हो गया, ये भी एंडोस्पर्मिक है, इसमें भी बचा रहता है। और अगर मैं बात करूं एंडोस्पर्मिक में, व्हीट हो गया और कैस्टर, ये भी क्या है, कैस्टर भी एंडोस्पर्मिक है। बीन हो गया, बीन, ये भी एंडोस्पर्मिक है। कोकोनट हो गया, कोकोनट हो गया। कोकोनट के अलावा बार्ले हो गया, बार्ले। और बार्ले के अलावा अगर हम बात करें तो रबर। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे सीड्स हैं जो एंडोस्पर्मिक होते हैं। अगर हम मैं बात करूं नॉन एंडोस्पर्मिक की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है, पी हो गया, मटर, ग्राम, चना। और अगर मैं बात करूं बीन्स हो गई, कुछ बीन्स। और अगर मैं बात करूं मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड और ग्राउंडनट। ये सब हो गई नॉन एंडोस्पर्म की। तो हमें बताना है इसमें किस में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। कंप्लीटली कंज्यूम होने का मतलब सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो पी नॉन एंडोस्पर्मिक है और ग्राउंडनट ये भी नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। मेज, मेज क्या है, मेज तो एंडोस्पर्मिक है और कैस्टर भी एंडोस्पर्मिक है। कैस्टर भी एंडोस्पर्मिक है लेकिन ग्राउंडनट नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन कैस्टर इसमें क्या आ गया, एंडोस्पर्मिक। तो ये ऑप्शन भी गलत। मेज तो एंडोस्पर्मिक है, पी नॉन एंडोस्पर्मिक, तो ये भी गलत, करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ए, पी एंड ग्राउंडनट। पी एंड ग्राउंडनट क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये नाम आपको याद रखने हैं, एंडोस्पर्मिक मेज, व्हीट, कैस्टर, बीन, कोकोनट, बार्ले, रबर। नॉन एंडोस्पर्मिक में पी, ग्राम, बीन, मस्टर्ड और ग्राउंडनट। क्वेश्चन नंबर 94 है, एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन। इनमें से किसमें एंडोस्पर्मिक सीड पाई जाती है। तो एंडोस्पर्मिक सीड मैंने अभी आपको लिखाया, कैस्टर में भी होगी, बार्ले में भी होगी, और इसमें जो कोकोनट दिया गया है उसमें भी एंडोस्पर्मिक सीड ही होती है जिनमें एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होता। तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इन सभी में एंडोस्पर्मिक सीड ही होती है। तो 94 का डी। क्वेश्चन नंबर 95 है, इन एल्ब्यूमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन एंड इन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इट इज स्टोर्ड इन। तो एल्ब्यूमिनस सीड क्या होती है, जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होती हैं उनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म बचा रहता है। यानी जो हमारी एंडोस्पर्मिक सीड होती है, जो हमारी एंडोस्पर्मिक सीड होती है वही एल्ब्यूमिनस सीड होती हैं। जबकि जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड वह सीड होती हैं जिनमें कोई भी एंडोस्पर्म बचा नहीं रहता, वो पूरा का पूरा यूज हो जाता है। तो हमारी जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हैं वही नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैं, ये वही टर्म है, सेम टू सेम। तो नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस का मतलब एंडोस्पर्मिक सीड। तो हमें बताना है एल्ब्यूमिनस सीड्स में, जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होती हैं उनमें फूड कहाँ में स्टोर्ड होता है। एल्ब्यूमिनस सीड में जो फूड स्टोर्ड होता है वो एंडोस्पर्म में होता है। वो क्यों, क्योंकि एल्ब्यूमिनस सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म बचा रहता है तो फूड उसी में स्टोर होगा। जबकि जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है उनमें एंडोस्पर्म तो खत्म हो जाता है, तो जो फूड है वो कोटाइलेडोन्स में स्टोर होता है। तो 95 का ए इज द करेक्ट आंसर। 95 का आंसर क्या है, ए। एल्ब्यूमिनस सीड में फूड स्टोर्ड होगा एंडोस्पर्म में, नॉन एल्ब्यूमिनस में फूड स्टोर्ड होगा कोटाइलेडोन्स में।
क्वेश्चन नंबर 96, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड डैश एंड इज फाउंड इन डैश। इसमें हमें बताना है जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस है, यानी क्या होता है, कभी कभी कुछ सीड्स में न्यूक्लियस बचा रहता है। कुछ सीड्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस के कुछ पार्ट्स हैं वो बचे रहते हैं, और इस न्यूक्लियस जो ये परसिस्टेंट न्यूक्लियस है, यानी ये जो बचा हुआ न्यूक्लियस है, इसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। और जो ये पेरिस्पर्म है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्लैक पेपर और बीट में। तो परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, और ये किस में पाया जाता है, ये ब्लैक पेपर में पाया जाता है। तो 96 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो 96 का आंसर क्या है, ए। और ये पेरिस्पर्म क्या है, ये मैं आपको बता चुका। क्या सीड में क्या होता है, न्यूक्लियस के कुछ पार्ट्स बचे रहते हैं, यही कहलाते हैं हमारे पेरिस्पर्म। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 97, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। नीचे हमें एक ये फिगर दी गई है, ये फिगर दी गई है हमें सीड की। तो हमें बताना है इसमें ए बी सी और डी पार्ट कौन से हैं, और ये जो नीचे कोड दिए गए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ए पार्ट, ये सीड का सबसे बाहर वाला पार्ट, ये क्या है, सीड कोट। ये हमारे पास क्या है, सीड कोट। और अगर हम ये बी पार्ट देखें, बी पार्ट आप देख सकते हैं, ये होता है यहाँ पर हमारा, ये होता है एंडोस्पर्म। ये हमारा क्या है, बी पार्ट है हमारा एंडोस्पर्म। और अगर हम सी पार्ट देखें, सी पार्ट आप यहाँ पर अगर गौर से देखें, ये वाले पार्ट, ये हैं हमारे कोटिलेडोन्स, सीड में कोटिलेडोन्स। और अगर ये डी पार्ट देखें, ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये कहलाता है हमारा हाइपोकोटाइल। ये डी वाला पार्ट हमारा क्या है, हाइपोकोटाइल। तो आप इसमें अगर डी ऑप्शन में देखें, ए सीड कोट, बी एंडोस्पर्म बिल्कुल सही, सी कोटिलेडन्स और डी हाइपोकोटाइल बिल्कुल सही। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ए हमारा इसमें सीड कोट है, बी एंडोस्पर्म है, और ये सी ये हमारे कोटिलेडन्स है, और ये डी ये है हमारा हाइपोकोटाइल सीड के अंदर। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 98, रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट पी क्यू आर एस। ये नीचे हमें फिगर दी गई है, इनमें से हमें पी क्यू आर एस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए फिगर किसकी है। ये फिगर दी गई है हमें फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल। ये फिगर हमें किसकी दी गई है, ये दिया गया है हमें फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल। एप्पल के फॉल्स फ्रूट की हमें फिगर दी गई है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पी क्यू आर एस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें ये पी क्या है, ये होता है थैलेमस। पी क्या है, थैलेमस। तो थैलेमस सिर्फ इसमें है। और अगर हम देखें क्यू, क्यू इसमें क्या है, ये होती हैं सीड्स। और आर देखें, ये वाला पार्ट, आर इसमें क्या है, आर है एंडोकार्प। और एस ये वाला पार्ट है मीजोकार्प। तो ये चार इसके पार्ट थे। तो 98 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, 98 का करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। पी थैलेमस, क्यू सीड, यहाँ पर ये सीड, आर एंडोकार्प ये वाला पार्ट, और एस मीजोकार्प इसके ऊपर वाला पार्ट, एंडोकार्प के ऊपर वाला पार्ट, ये होता है मीजोकार्प। तो 98 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला, द ओरी वाल डेवलप इनटू पेरिकार्प। ओरी की जो वाल होती है वो पेरिकार्प में डेवलप हो जाती है, बिल्कुल सही है। द आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू टेगमैन। जो ओव्यूल का बाहरी आउटर इंटेगुमेंट होता है वो टेगमैन में डेवलपमेंट हो जाता है, वो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो इसमें क्या होता है, जो आउटर इंटेगुमेंट है वो डेवलप होता है टेस्टा में। आउटर का डेवलपमेंट होगा टेस्टा में, और जो इनर इंटेगुमेंट होता है वो डेवलप होता है टेगमैन में। तो टैगमैन में कौन सा होगा, इनर होगा ना कि आउटर। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। द फ्यूजन न्यूक्लियस
ट्रिपल न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, जो ट्रिपल न्यूक्लियस होता है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, बिल्कुल सही। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, बिल्कुल सही। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा बी, तो 99 का बी इज द आंसर, क्योंकि आउटर इंटेगुमेंट हमारा क्या कहलाता है? आउटर इंटेगुमेंट हमारा कहलाता है टेस्टा। क्वेश्चन नंबर 100, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कॉलम फर्स्ट को हमें कॉलम सेकंड में से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें देखिए ओरी, ओरी इसमें किससे जुड़ी हुई है? ओरी जुड़ी हुई है फ्रूट से, क्योंकि ओरी किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट में। तो ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ किस में है? इन दोनों में तो नहीं है। ओव्यूल, ओव्यूल किस में डेवलप होता है? ओव्यूल होता है सीड में डेवलप। तो बी का फोर्थ, इसमें भी है बी का फोर्थ और इसमें भी है। और इसमें अगर हम बात करें ओरी की जो वॉल होती है वो किस में डेवलप हो जाती है? पेरिकार्प में, अभी हमने पढ़ा। तो सी का थर्ड, सी का थर्ड इसमें नहीं है, तो आंसर हमें मिल गया ए ऑप्शन। बाकी फ्लैशी फ्रूट्स गुआवा, ऑरेंज और मैंगो ये फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स ग्राउंडनट और मस्टर्ड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। इसमें ओरी फ्रूट से जुड़ी हुई है। बी का फोर्थ ओव्यूल सीड, सीड में डेवलप होती है। वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प में डेवलप। फ्लैशी फ्रूट ये, और ड्राई फ्रूट ग्राउंडनट और मस्टर्ड। तो 100 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्थेनोकार्पी। इनमें से हमें पार्थेनोकार्पी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो पहला, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट एज इन बनाना, ग्रेप्स, नेवल, ऑरेंज एटसेट्रा। जो हमारे सीडलेस फ्रूट हैं जैसे कि बनाना में हो गया, ग्रेप्स में, नेवल, ऑरेंज, ये सभी पार्थेनोकार्पी से होते हैं, बिल्कुल सही। ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन आर यूज टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट में पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने के लिए ऑक्सिन और जिब्रेलिन का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट पार्थेनोकार्पी के बारे में सही हैं। तो 101 का डी इज द करेक्ट आंसर। 02 है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेरी ओल्ड वाइबल सीड एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। इनमें से हमें बताना है कौन सा एग्जाम्पल है जो एक ऐसी बहुत ही पुरानी वाइबल सील्ड जो आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेटेड की गई है, निकाली गई है। यानी आर्कटिक टुंड्रा से एक ऐसी सीड निकाली गई जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और वाइबल भी है। वाइबल का मतलब अगर उसको हम जर्मिनेट करना चाहें तो वो जर्मिनेट हो जाएगी फेवरेबल कंडीशन में। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। और ये एक ऐसी सीड है जो लगभग 10,000 साल बाद, यानी इसने डोरमेंसी के कितना पीरियड इसने लिया? 10,000 ईयर्स, यानी 10,000 साल बाद इसको डिस्कवर किया, एक्सकेवेटेड किया गया, निकाला गया। 10,000 साल बाद भी ये जर्मिनेट हो जाती है। ये कौन सी सीड है? ये है हमारी लुपिनस आर्कटिकस की सीड, जिसको हम लुपिन सीड भी कहते हैं। तो लुपिनस आर्कटिकस की सीड आर्कटिक टुंड्रा से 10,000 साल बाद निकाली गई। 10,000 साल बाद ये 10,000 साल ये डोरमेंसी में रही, और इसको अगर जर्मिनेट किया गया 10,000 साल बाद तो ये जर्मिनेट भी हो गई। तो देख सकते हैं आप कितनी ओल्ड सीड है और कितनी वायबल सीड है। तो 102 का बी इज द करेक्ट आंसर, लुपिनस आर्कटिकस। क्वेश्चन नंबर 103 है। अब हम कुछ क्वेश्चन एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनिक के ऊपर कर लेते हैं। तो 103, पॉली एम्ब्रियोनिक कॉमनली अकर्स इनमें से किस में पॉली एम्ब्रियोनी होती है? तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? एक ही सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होना। एक ही सेम सीड में एक से ज़्यादा जब एम्ब्रियो होते हैं तो वो कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसमें देखिए, इसमें जो सिट्रस ट्रीज होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें कॉमनली पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो 103 का डी इज द करेक्ट आंसर। जो सिट्रस फ्रूट हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, माल्टा हो गया, नींबू हो गया, लेमन हो गया, इन सभी में पॉली एम्ब्रियोनी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 104, in a case of polyembryony, if an embryo develop from the synergid and another from the nucellus, then the synergid embryo is and nucellar embryo is। अगर polyembryony के केस में जो हमारा एम्ब्रियो है वो अगर सिनर्गिड से डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर वो एम्ब्रियो न्यूसेलस से डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ये हमें वो कैसा होगा, उसकी प्लोइडी कैसी होगी, ये हमें बताना है। इसमें प्लोइडी दी गई है तो प्लोइडी हमें बतानी है। तो पॉली एम्ब्रियोनी के केस में अगर एम्ब्रियो सिनर्गिड से डेवलप हो रहा है तो वो एम्ब्रियो होगा हैप्लॉइड। अगर पॉली एम्ब्रियोनी के केस में एम्ब्रियो न्यूसेलस से डेवलप हो रहा है तो वो होगा
डिप्लॉइड। तो ये आपको याद रखना है। अगर सिनर्गिड से डेवलप हो रहा है तो हैप्लॉइड होगा यानी N, और अगर न्यूसेलस से डेवलप हो रहा है तो डिप्लॉइड होगा यानी 2N होगा। तो 104 का C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105। An embryo may sometime develop from any cell of embryo sac other than egg. It is termed as। कभी कभी क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो सैक की एग के अलावा, एम्ब्रियो सैक के एग के अलावा दूसरी सेल से डेवलप हो जाता है। ऐसे एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे एपोगेमी। यानी जब एम्ब्रियो एग सेल के अलावा किसी और सेल से डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो सैक की किसी और सेल से डेवलप हो रहा है, तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा एपोगेमी। तो बी इज द करेक्ट आंसर 105 का।